हेलो, आगे स्टार्ट करते हैं कल वाले से आगे। जो आपका वीडियो है उसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो आपने, अब मैं आपको बताता हूँ रियल गैस क्या होती है। ठीक है, देखो रियल गैस आपकी क्या होती है। 1834 में जो वंडरवॉल थे, एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक नई चीज़ पता लगाई। उन्होंने ये पता लगाया कि जो गैसेज है ना, वो पहले ये मानते थे कि गैसेज के बीच में ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता और ना कोई रिपल्शन फोर्स होता, ऐसा पहले हम लोग मानते थे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये पता लगाया कि गैसेस के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती है। कोई भी गैस है उसके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्सेस। अच्छा, और अब ऐसी गैस जिनके बीच में वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होती है, तो सीधी सी बात है वो आइडियल बिहेवियर नहीं रखेगी, क्योंकि आइडियल गैस तो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करती उसके मॉलिक्यूल और ना रिपेल करते। तो जो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट हो जाए, ठीक है, जो उससे अलग हो जाए, उससे डेविएशन दिखाने लगे, उसको अपन लोग बोलते हैं रियल गैस। अब रियल गैस डेविएशन दिखाएगी कैसे? देखो, रियल आइडियल गैस बोलती है PV इज इक्वल टू nRT। यही बात है, जो आपकी आइडियल गैस है वो आपको बोलती है PV इज इक्वल टू nRT। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपको चाहिए रियल गैस, तो रियल गैस में आपस में सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे तो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा गैस के प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। तो हम आइडियल गैस की जो इक्वेशन है उसमें एक तो हम लोग करते हैं प्रेशर करेक्शन, ठीक है, और एक देखो अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है तो वो एक जगह से रहेंगे तो थोड़ा सा क्या कम हो जाएगा, वॉल्यूम। तो एक हम करेंगे वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो ये दो करेंगे हम। और अगर हम आइडियल गैस की जो इक्वेशन है इसमें एक तो प्रेशर का करेक्शन कर देंगे और एक वॉल्यूम का करेक्शन कर देंगे, तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन से हमें क्या मिलेगा, रियल गैस का इक्वेशन मिल जाएगा। अब रियल गैस का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रेशर का करेक्शन कैसे करेंगे और वॉल्यूम का करेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, जो आपका प्रेशर करेक्शन है वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। प्रेशर करेक्शन है वो कैसे होगा। अगर प्रेशर के करेक्शन की बात करें तो आप ये देखो कि मान लो ये कोई गैस का कंटेनर है और इस गैस के कंटेनर में हमने क्या किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे इस कंटेनर में। हम पहले ये मान रहे थे कि ये सारे मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते, और अगर ये मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ना एक दूसरे को रिपेल करते, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली वेसल की दीवारों से टकराएंगे चारों तरफ, और वेसल की दीवारों पर एक क्या लगाएंगे, प्रेशर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस का प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या,
ये मॉलिक्यूल है, ये इधर इससे पहले ऐसे ही टकरा रहा था, ठीक है। अब यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये इसको इधर खींचेंगे तीनों चारों। अब अगर ये इस मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्शन के कारण इधर खींचेंगे तो ये दीवार पे जो प्रेशर लगाएगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? देखो, एक कोई आदमी है, वो भाग के सामने दीवार पे धक्का मारे जोर से, और एक वो धक्का मारने जाए और उसको पीछे से 2-3 आदमी पकड़ ले, तो कौन सी कंडीशन में वो ज़्यादा फोर्स के साथ धक्का लगा पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो पहली कंडीशन में ज़्यादा बढ़िया तरीके से धक्का लगा पाएगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रेशर लगा पाएगा। क्यों लगा पाएगा? क्योंकि पहली जो कंडीशन है उसमें वो जर्क लगाने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए इंडिपेंडेंट है, जबकि दूसरी कंडीशन में वो नहीं है। अब देखो, अगर अंदर की तरफ से प्रेशर में क्या होगी? कमी होगी, तो बाहर की तरफ से अगर गैस का प्रेशर नापेंगे तो उसमें एक क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि गैस का जो आपका प्रेशर है, रियल गैस का, रियल गैस, क्योंकि देखो हम प्रेशर का मेजरमेंट हमेशा बाहर से करते हैं कि बाहर से कितना प्रेशर, ठीक है। बाहर से आपका 1 atm लगता है, अंदर से आपका कुछ प्रेशर लगता है गैस के कारण, तो हम बाहर से रिजल्टेंट प्रेशर नाप लेते हैं। तो प्रेशर है रियल गैस का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे? आइडियल गैस प्रेशर। अच्छा, एक तो ये, इसको बोलते हैं प्रेशर का करेक्शन। दूसरी चीज, वॉन डर वाल ने पहली बार ये बताया कि हम लोग ये मानते हैं कि गैस है के मॉलिक्यूल्स है वो इतने छोटे होते हैं कि वो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस घेरते हैं, मतलब वो गैस का खुद का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं। लेकिन वॉन डर वाल ने पहली बार बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, देखो गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा करोगे तो इतना वॉल्यूम बन जाएगा कि आप उसको क्या कर सको? मेजर कर सको। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ होता है, ये पहली बार हमने कहा। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, वॉन डर वाल ने ये बताया कि ये गैस का जो वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम, इस इतने वॉल्यूम को मैं मान लूँ B, तो बस इतने वॉल्यूम में तो गैस है वो खुद रहेगी, मॉलिक्यूल्स खुद आएंगे, उनके फ्री मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? V माइनस B। तो दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपका होगा वॉल्यूम करेक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन के अंदर जो वॉल्यूम है गैस का, रियल गैस का, वो स्लाइटली कम हो जाएगा किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो एक तो आपका होता है प्रेशर करेक्शन, जो रियल गैस होती है उसका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है अगर बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, और एक आपका जो ये वॉल्यूम है ये थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को माइंड में रखते हुए आपको एक क्या बनानी है? रियल गैस इक्वेशन बनानी है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन।
दूसरा देखो, अच्छा एक चीज़ और, चलो मैं आगे बताता हूँ। देखो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, कौन सा आ गया ये, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो आपकी होती है PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? अगर रियल गैस इक्वेशन की बात करें, उसको निकालने के लिए पहले तो देखो, चलो 1 मोल के लिए मान लेते हैं, अगर 1 मोल हो तो इक्वेशन क्या होगी, PV इज इक्वल टू RT। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। अच्छा, रियल गैस इक्वेशन में एक तो आपको प्रेशर को चेंज करना है। प्रेशर में डेल्टा P का क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, वैसे कई टीचर ये भी बोलते हैं कि प्रेशर में डेल्टा P का डिक्रीमेंट आ जाता है, और वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। चलो आप ये कह दो कि डेल्टा P का डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है उतने पावर से नहीं टकरा पाए। अच्छा, ये जो डिक्रीमेंट होता है ना, ये 1/v² के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। -1/v² के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना कम वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल उतने ही पास पास रहेंगे। जितना कम होगा v² तो मॉलिक्यूल उतने ही पास पास रहेंगे। एक मॉलिक्यूल को उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और प्रेशर में कमी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डेल्टा P है वो -1/v² के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अब डेल्टा P है वो इक्वल आ गया किसके, -a/v² के। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी अगर बात करें वॉल्यूम की, तो देखो, हाँ अब देखो रियल गैस का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P' माइनस डेल्टा P। डिक्रीमेंट के हिसाब से देखें तो P की जगह P माइनस डेल्टा P की जगह -a/v²। तो ये क्या हुआ, P + a/v²। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रियल गैस इक्वेशन बनाओ तो उसमें P की जगह आप प्रेशर क्या लोगे, P + a/v²। अच्छा, अगर वॉल्यूम में करेक्शन करो, वॉल्यूम में अगर आप करेक्शन करना चाहो तो आइडियल गैस का वॉल्यूम V था, उसमें से B खुद खा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वैन डर वाल ने बोला अगर सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लो तो उनका इतना वॉल्यूम ज़रूर हो जाता है कि वो क्या करे, मतलब एक दूसरे को वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, सॉरी मतलब उनको काउंट कर सके। तो ये क्या हो गया, V' आ गया आपका V-B। अच्छा, तो वॉल्यूम आ गया V-B और इधर RT का RT। ये आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। और यहाँ जो A और B है उनको बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। तो ये है B। A और B को आप बोल सकते हो वैन डर वाल कांस्टेंट, और इनको बोल सकते हो आप मतलब इस इक्वेशन को बोल सकते हो रियल गैस इक्वेशन। अब रियल गैस है उनको आप लिक्विफाई भी कर सकते हो, क्योंकि उनमें ऑलरेडी अट्रैक्शन है। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो अट्रैक्शन बढ़ेगा और गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके। ठीक है, और इसके अलावा रियल गैस है वो थोड़ी सी अपने आइडियल गैस से डेविएट करती है। जैसे ये P और B के बीच में आइडियल गैस का ग्राफ होता है, V और T के बीच में। ठीक है, और रियल गैस का कर्व है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा, मतलब ऐसा कर्व होता है दोनों, इसका ऐसा, इसका ऐसा। ठीक है,
रियल गैस के लिए हम ऐसा कर्व बनाते हैं, आइडियल गैस के लिए ऐसा कर्व बनाते हैं। अब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले लो कहीं से, यहाँ से, ठीक है, ऐसा सा कर्व आता है। कर लो, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये रियल गैस इक्वेशन है। अच्छा, अगर n मोल के लिए रियल गैस इक्वेशन पूछे ना, वैसे तो पूछेगा नहीं कभी n मोल के लिए, लेकिन पूछ भी ले तो p + n² a बाई वी स्क्वायर, मतलब यहाँ n² आ जाएगा और यहाँ n आ जाएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो रियल गैस इक्वेशन आई होप कि आप याद रख लोगे। 1 मोल के लिए तो मैंने डिराइव ही कर दी, और n मोल वाली आप रिमेंबर रख लेना, उसमें n² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें n/v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा p, तो n²/v² आ जाता है वहाँ से। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ रियल गैस। देखो, मैंने आपको कल एक टॉपिक करवाया था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस करवाया था। अच्छा, उसमें मैंने बताया था कि लिक्विफिकेशन सिर्फ रियल गैसेस का अलाउड है। ठीक है, रियल गैसेस को हम सिर्फ लिक्विफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि पहले मैं आपको बताऊंगा रियल गैस क्या होता है, मैंने बता दिया रियल गैस क्या होता है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आइडियल गैस से रियल गैस है वो निकालते कैसे हैं, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी रियल गैस जिस प्रेशर पे लिक्विफाई होती है, मतलब अपनी गैसियस स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में आती है, उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। अच्छा, लिक्विफाई होने के जस्ट बाद उसका जितना वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस की जाती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, आज मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज़ क्रिटिकल प्रेशर, व्हाट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम और व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, करते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, जैसे अभी आपकी ये वीडियो जो है वो सिर्फ हुई है 19 मिनट की, और अब ये 1 आवर 90 मिनट के करीब जा सकता है जब तक कि ये टॉपिक मैं कवर अप करूँ पूरा। ठीक है, क्या पता जल्दी सट जाए तो जल्दी सट जाए, क्योंकि ऑनलाइन में काम है वो थोड़ा सा आसान भी होता है। आप चीज़ को अगर एक बार अच्छे तरीके से रिपीट करो तो आपको चीज़ें बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो रियल गैस होती क्या है आपकी। सबसे पहले आपकी रियल गैस की इक्वेशन होती है P + a/v², v - b = RT। ध्यान से समझना भी इसको पूरे को, यही होती है रियल गैस इक्वेशन।
आप इसको खोल दो, पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। p को v से मल्टीप्लाई किया pv, p को b से मल्टीप्लाई किया माइनस pb, a बाई वी स्क्वायर को v से मल्टीप्लाई किया a बाई वी स्क्वायर इंटू में v, इसको इससे किया प्लस माइनस माइनस ए बी बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया RT। यहाँ v से v कैंसिल, स्टेप क्या बना PV माइनस PB प्लस में a बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। अब पूरा एकदम बड़ा डेरिवेशन है, हम डिवाइड में वी स्क्वायर लेके नहीं चल सकते, पूरी इक्वेशन को वी स्क्वायर से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय वी स्क्वायर, हम पूरी इक्वेशन को वी स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। पी वी स्क्वायर को पी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वी की क्यूब, इसको किया पी बी वी स्क्वायर, इसको किया ए बाई वी इंटू में वी स्क्वायर, इसको किया ए बी बाई वी स्क्वायर डॉट वी स्क्वायर, और आर टी को किया टी वी स्क्वायर। इक्वेशन है, अगर दोनों तरफ इक्वेशन को कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप देखो पी वी की क्यूब ऐसे का ऐसे, पी बी वी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस यहाँ वी से वी कैंसिल, आंसर क्या है आपका ए बी, यहाँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, आपका आंसर क्या आया माइनस ए बी, और इज इक्वल टू में आपका क्या आया आर टी वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप v की क्यूब का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 बना लो, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये x की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में c इज इक्वल टू 0 वाली एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसमें x की क्यूब का जो मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। कर लोगे तो आप v की क्यूब को का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको कितना बना लो, 1। अच्छा, 1 बनाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को p से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय p, ठीक है। अगर इसको p से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया v की क्यूब, ये आ गया माइनस पी बी वी स्क्वायर बाय p। चलो मैं साथ में कर देता हूँ क्योंकि इतना तो देखो आप समझ ही जाते होंगे। देखो ओके, तो v की क्यूब माइनस बी वी स्क्वायर प्लस ए वी बाय पी और माइनस ए बी बाय पी और इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर बाय, क्लियर है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे बना लो, पहले v की क्यूब का टर्म, फिर v की स्क्वायर का टर्म, फिर v का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। इसको एकदम अच्छे वाली इक्वेशन बना लो, ठीक है, क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन की ओर लेके जाना है। करते हैं तो इसको, यहाँ v की क्यूब, ये माइनस बी वी स्क्वायर और ये आपका आ गया माइनस आर टी बाई पी वी स्क्वायर, इसको इधर ले आए, ठीक है, प्लस ए वी बाई पी माइनस ए बी बाई पी और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो v की क्यूब माइनस कॉमन ले लो,
b प्लस आर टी बाई पी कॉमन आ गया और दोनों में वी स्क्वायर कॉमन आ गया, b प्लस आर टी बाई पी, उसमें a बाई पी v माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपने कर लिया, क्लियर है? यहाँ तक आपने इक्वेशन बना ली, यहाँ तक आप इक्वेशन को बना के एक बार के लिए भूल जाओ। आप ये भूल जाओ कि हमने इतना कुछ किया था वगैरह वगैरह, कुछ हमें पता था, एक बार सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? इसके आगे डेरिवेशन प्रोसीड करने के लिए आप ये मानकर चलो कि मान लो, लेट एज्यूम करो, जब कभी भी ये गैस लिक्विफाई हो, जब कभी भी हमने इस पे कुछ प्रेशर लगाया, वॉल्यूम लगाया, कुछ किया इस गैस के साथ हमने कभी भी, और जब ये गैस लिक्विफाई हुई उस टाइम इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ऑब्वियसली क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। जब हमने कभी भी इस इक्वेशन पे ये कुछ किया और इसको लिक्विफाई किया तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम के। व्हेन नेवर वी डिड दिस गैस लिक्विफाई, जब कभी हमने इस गैस को लिक्विफाई किया, वी गॉट, हमें क्या मिला? इसका वॉल्यूम Vc के इक्वल मिला। इस Vc को अगर इधर लेके आओगे तो V माइनस Vc किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। ऊपर वाले को भूल जाओ, यहाँ से मैं कुछ नए स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। ये वॉल्यूम है, ये किसके इक्वल हो गया? V माइनस Vc 0। इस इक्वेशन की आप दोनों तरफ क्यूब कर दो। ये इक्वेशन मैंने सेकंड मान ली, सेकंड इक्वेशन सेकंड की दोनों तरफ आप क्या कर दो? क्यूब कर दो। क्यूबिंग इक्वेशन थर्ड, बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स क्या कर दी? इक्वेशन थर्ड की क्यूब कर दी। तो v माइनस वी सी का इधर भी क्यूब और इधर इक्वल आ गया किसके? 0 की। अब a माइनस बी की जो होल क्यूब है, ठीक है, a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो इक्वल होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये एक स्टैंडर्ड आपका क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करो? ये जो v माइनस वी सी की क्यूब है इसको क्या कर दो? ओपन कर दो। और 0 की क्यूब है वो वैसे भी किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल रहेगी। क्लियर? ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, a माइनस बी की क्यूब, v माइनस वी सी क्यूब, a की क्यूब यानी v की क्यूब माइनस b की क्यूब यानी vc की क्यूब माइनस 3ab यानी 3vvc, a माइनस बी v माइनस वी सी और इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो। v की क्यूब माइनस वी सी की क्यूब माइनस 3v स्क्वायर वी सी और माइनस 3vc स्क्वायर v नहीं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को भी वैसे ही लिख लो जैसे इसको लिखा था। पहले v की क्यूब, फिर v की स्क्वायर, फिर v और लास्ट में कांस्टेंट, ऐसे भी इसको लिख लो। अच्छा, इसको ऐसे कैसे लिखोगे? पहले v की क्यूब का टर्म, फिर ये v स्क्वायर का टर्म है तो माइनस 3vc v स्क्वायर, फिर ये v का टर्म है तो प्लस 3
VC² V, और फिर ये कांस्टेंट टर्म है माइनस VC का क्यूब और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी, इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की कंपैरिजन करो। सेकंड तो हमने मान ली थी ना, थर्ड, क्योंकि देखो लिक्विफाई करेंगे गैस को तो ये इक्वेशन आएगी, और लिक्विफिकेशन इस इक्वेशन का होना है, तो कहने का मतलब इस इक्वेशन को जब इसके इक्वल करेंगे तभी तो हमें V है वो VC मिलेगा, P है वो PC मिलेगा और T है वो TC मिलेगा, ठीक है। तो इफ इक्वेशन थर्ड implied on equation first then, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को इस पे अप्लाई किया जाए तो V की Q माइनस B प्लस R, अब V VC हो जाएगा तो T TC हो जाएगा और P PC हो जाएगा, V² प्लस A बाई PC V और माइनस AB बाय PC इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस पे अप्लाई कर दिया, V तो इस दोनों का ही वेरिएबल है, तो V के ऊपर VC अप्लाई मत कर देना, वरना तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा जो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो जब इस VC को V पर अप्लाई किया तो T TC बन गया और P PC बन गया। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कैसे करोगे, V की क्यूब दोनों में सेम है, इसमें V² का टर्म ये है, इसमें V² का ये टर्म है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी 3VC है वो किसके इक्वल आना चाहिए, B प्लस RTC और बाय PC। आगे देखो VV, तो 3VC² है वो किसके इक्वल हो गया, 3VC² है वो इक्वल हो गया A बाय PC के, ठीक है, और VC की क्यूब है वो इक्वल हो गया AB बाय PC के, तो VC की क्यूब है VC की क्यूब है वो इक्वल हो गया किसके, AB बाय PC के। इसको मान लो इक्वेशन X, इसको मान लो इक्वेशन Y और इसको मान लो इक्वेशन Z। 3 इक्वेशन मान ली। ध्यान से करना भी, ये वाला आपका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है इस डेरिवेशन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और आपका जो ये है ना थर्मोडायनेमिक्स है, जो आपका KTZ है, उसमें 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये वाला डेरिवेशन और एक पहले वाला डेरिवेशन। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, देखो इस साल जैसे आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया, माना बात, लेकिन रिड्यूस होने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये तो एक टाइप से वो है, लिपअप होती है। आप आगे कोई एंट्रेंस दोगे, देखो आपको रिड्यूस होना ना होने को कोई मीन्स ही नहीं है, कि आपको सारे प्रॉपर वीडियो मिल रहे हैं। पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिलेबस में सारे टॉपिक लेके चल रहा हूँ, मैंने एक भी टॉपिक ऐसा काटा नहीं है कि ये रिड्यूस हो गया तो ये नहीं करवाएंगे ऐसा वैसा। आप सिलेबस लेना, ये आप पे डिपेंड है, आप पूरा पढ़ो तो पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि एज फ्लो हमने अब तक 5 चैप्टर कर लिए हैं। अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी पूरा ख़त्म कर लिया, दूसरा हमने फ्लूइड पूरा ख़त्म कर लिया, उसके बाद हमने पूरा थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा सल्टा दिया, और उसके बाद हमने KTZ में हम आ चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद बस थर्मल एक्सपेंशन और एक चैप्टर वो कौन सा है, अरे यार याद नहीं,
हाँ, एक चैप्टर और रहा है आपका, तो आपका SA1 कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और SA2 का जो आपका सिलेबस है वो 2 ही चैप्टर है उसमें, तो आपका एकदम सही है। आप अगर पूरा सिलेबस भी करोगे तो भी आपका मैं आराम से करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अब तो कोई ये भी नहीं है कि स्कूल में एक डेफिनेट पीरियड हो गया तो आपको उतने में पढ़ा सकेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगा तो मैं एक दिन पूरा लगा के 6-7 घंटे की वीडियो बना के पूरा चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप पूरा पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। आई होप यू गोट इट व्हाट आई वांट टू से। सो करते हैं इसको। कहाँ था मैं? हाँ, मैंने 3 इक्वेशन बना ली थी, x इक्वेशन, y इक्वेशन, z इक्वेशन। अब गौर से देखो, अगर इक्वेशन z को y से भाग देते हैं तो क्या vc की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। डिवाइडिंग इक्वेशन z बाय इक्वेशन y। हमने इक्वेशन z को इक्वेशन y से क्या किया? डिवाइड किया। अगर इक्वेशन z को इक्वेशन y से डिवाइड किया तो हम vc की क्यूब को 3vc स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। vc की क्यूब को 3vc स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और इधर ab बाई pc है, उसको a बाई pc से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है? vc स्क्वायर से vc स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ एक vc और नीचे बचा 3vc बाय 3 इज इक्वल टू a से a कैंसिल, pc से pc कैंसिल, तो यहाँ आपका क्या बचा? b। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो vc है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3b। ठीक है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स है वो अपना स्पेस घेरते हैं b, अगर उनको एकदम पास पास ले आओ, और अगर उनको उनके 3 गुना स्पेस तक कर देते हो तो वो गैस कौन सी स्टेट में आ जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो कोई भी गैस है उसके वंडरवाल कांस्टेंट को देख लो वो कितना है, ठीक है, और उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो गैस कितने पे लिक्विफाई होगी। तो एक क्रिटिकल कांस्टेंट तो आ गया, एग्जाम के अंदर पीसी, वीसी और टीसी तीनों का वैल्यू पूछेंगे, और एक आ गया तो बाकियों को तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वीसी की वैल्यू आ गई, और वीसी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो पीसी आ जाएगा, और पीसी और वीसी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो टीसी आ जाएगा। तो आप तो काम खत्म है, आपका डेरिवेशन खत्म होता है। वैसे तो अब बाय बोल सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, टाइम है तो मैं तीनों निकलवा देता हूँ, मैं पीसी और टीसी। बाकी बच्चे हैं वो अपने एंड पे निकाल लेते हैं। जो आपका वीसी है वो पीसी है, वो शायद टीसी तो आता है a बाई 27 भी ऐसा कुछ, और वो आएगा a बाई आर बी। चलो मैं निकलवा देता हूँ, ठीक है। तो वीसी आपका कितना आ गया? 3। आगे देखते हैं, ये इतना मुझे इरेज करना पड़ेगा पूरा, इन 3 इक्वेशंस को छोड़ के, बस बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। तो आप अगर उतारना चाहो, आप अगर लिख के देखना चाहो, ये डेरिवेशन बार बार करना भी, ठीक है, ये डेरिवेशन बार बार करना, प्रैक्टिस करना इसकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पॉज करके दोबारा करके देख सकते हो, इसके बाद में मैं इरेज करूँगा, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड है, आप वीडियो को पॉज करना अच्छे तरीके से और इसको करो। ओके, सो अब मैं इसको और इसको छोड़ के बाकी का सारा इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। अगर आप Vc की वैल्यू जो आई है उसको इक्वेशन y या z में से एक में रख दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, Pc निकल जाएगा। चलो आप पर है, आप चाहे y में लिख दो चाहे z में लिख दो। मैं किस में रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ z में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ Vc इन इक्वेशन z। देखो Vc की वैल्यू कितनी है, 3b, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b का क्यूब इज इक्वल टू ab बाय pc। अब b से b कैंसिल, pc को इधर ले आओ, a को ऐसे 27 b स्क्वायर। आई होप आप समझते होंगे इतना तो, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट कर दिया बट कर लेना इतना, ठीक है। तो आपका क्या क्या आ गया, आपका Vc भी आ गया और अब आपका Pc भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको निकलवाता हूँ आपसे Tc। तो नेक्स्ट है आपका Tc। तो Tc कैसे निकलेगा, अगर आप Vc और Pc की वैल्यू इक्वेशन नंबर x में रख दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ Vc एंड Pc इन इक्वेशन x। तो 3 Vc कितना है, 3b इज इक्वल टू b प्लस RTc बाय Pc कितना है, a बाय 27b स्क्वायर। यही है ना, कर लो इसको। 3 3 जा 9b इज इक्वल टू b प्लस में RTc बटे a बाय 27b स्क्वायर। इसमें से ये गया 8b इज इक्वल टू RTc बाई a बाई 27b स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 8ab बटे 27b स्क्वायर इज इक्वल टू RTc। b से b कैंसिल, r को इधर ले जाओ ऐसे, तो Tc आपका क्या आएगा, Tc आपका आएगा 8a बटे 27 RB। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑल 3 कांस्टेंट। तो इतना बड़ा हमने डेरिवेशन किया, इतना पूरा बड़ा डेरिवेशन किया। इस डेरिवेशन से जो Pc Vc और Tc की वैल्यू आई वो कितनी कितनी आई, Pc की वैल्यू आई a बटे 27b स्क्वायर, Vc की वैल्यू आई 3b और Tc की वैल्यू आई कितनी, 8a बटे 27 RB। दैट आर 3 वैल्यूज। आई होप यू डिड इट क्लियरली, ठीक है। तो इतना था आपका जो भी वीडियो था, उसको अच्छे से कवर अप करना, अच्छे से सीखना, दैट इज द कॉन्सेप्ट। कर लोगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। हर बार एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि जो RTc बटे PCVC इसकी वैल्यू क्या होती है, और इसकी वैल्यू को बोलते हैं कंप्रेशन फैक्टर। क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि यार PCVC इज इक्वल टू RTc। अगर कभी ऐसा होता तो रियल गैस भी क्या बनती, आइडियल गैस बनती, या आइडियल गैस भी क्या बनती, रियल गैस बनती। और इस कंडीशन में यहाँ एक नए कांस्टेंट की ज़रूरत होती, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT तो आइडियल गैस होती है, PV इज इक्वल टू KRT आपकी क्या होती, रियल गैस। और वो हमेशा आपसे निकलवाना चाहते हैं कि K की वैल्यू कितनी होती, तो PCVC बाई RTC कि ये आइडियल गैस और रियल गैस का फासला क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। बट ये तो एक मैथमेटिकल कंक्लूजन है। असल में P प्लस A बाई V स्क्वायर इसका ग्राफ थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली आता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। बट साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन को मोटा मोटी अगर तुलना करें तो वो तो PV इज इक्वल टू NRT है,
या पी वी इज इक्वल टू आर टी है 1 मोल के लिए, और जो रियल गैस है वो पी वी इज इक्वल टू के आर टी मान लो। तो के कितना हो कि आइडियल गैस और रियल गैस का दोनों का जो कंप्रेस करके लिक्विफिकेशन है वो एक रूप में हो उसकी, और इसीलिए वो हमेशा आपसे z की वैल्यू निकलवाते हैं। तो मैं आपको यही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टी सी बाई पी सी वी सी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सी वी सी बाई आर टी सी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो यहीं पे, नोटबुक में आर टी सी बाई पी सी वी सी की वैल्यू निकालो, क्योंकि अब आपके पास तीनों कांस्टेंट है, आपके पास पी सी भी है, आपके पास वी सी भी, आपके पास टी सी भी है। आपको डिवाइड करके तीनों का सिर्फ वैल्यू निकालना है। ठीक है, और अगर आपका वैल्यू गलत आए या कुछ और आए तो बाद में फिर वीडियो को चालू करके, जैसे मैंने ये डेरिवेशन आगे करूँगा मैं, वैसे आप बताना करके और देखना कि आपने कहाँ मिस्टेक की। ठीक है, तो इतने बोर्ड को इरेज करते हैं और उसके बाद में पी सी वी सी बाई आर टी सी या आर टी सी बाई पी सी वी सी की वैल्यू को निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पी सी वी सी बाई टी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। करते हैं, देखो ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, पी सी वी सी बाय आर टी सी। पी सी आपका कितना था, a बाय, मैं खुद भूल गया, 27b स्क्वायर। वी सी आपका कितना था, 3b, और टी सी आपका कितना था, 8a/27r। इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर रखो, तो z कितना आएगा, पी सी की वैल्यू रखो a/27b स्क्वायर, गुणा में वी सी की वैल्यू रखो 3b, और बटे टी सी की वैल्यू रखो 8a/27r। b से b कैंसिल, 3 9 जा 27, ऊपर क्या आया, a/9b स्क्वायर, और नीचे क्या आया, 8a/27rb। a/9b स्क्वायर डिवाइड में 8a/27rb। इस भाग को गुणा में बदल दो, जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं तो आगे वाला नंबर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 27rb बाई 8a, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये, और 9 3 जा 27। तो देखो b से b कैंसिल, a कुछ मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे शायद, 27b स्क्वायर 3b, ये मैंने दोबारा 9b स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये एक b तो कट गया था, सॉरी, हाँ तभी मैं सोचूं कुछ भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, b से b कैंसिल, आंसर है वो कितना आ गया, 3/8। तो
तो जो z की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है 3/8। अगर आइडियल गैस को 3/8 से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो रियल गैस बन सकती है। मतलब रियल गैस का स्लोप है वो आइडियल गैस के स्लोप के इक्वल आ जाता है, बनती नहीं है, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है। और अगर रियल गैस को 3/8 से सॉरी 8/3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो क्या बन जाती है आइडियल गैस। तो ये सिस्टम है, ये माजरा है दोनों का। आप अच्छे से देखना, इसको करना, यहाँ पर ये डेरिवेशन आपका खत्म होता है।